रात के 12 बजे का समय था। पति और पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे थे। तभी बराबर के कमरे में सोया हुआ उसका देवर टॉयलेट करने के लिए उठता है और देखता है कि बराबर वाले कमरे में जिसमें भैया और भाभी रहते हैं उसकी लाइट जल रही है। लाइट जलती हुई देखकर वह उनके कमरे की तरफ चल देता है और जब वो उनके कमरे के सामने पहुंचता है तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर जो दृश्य वह देखता है उसे देखकर वह बेचैन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अंदर उसके भैया और भाभी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे थे। दोस्तों दर्शकों, ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। हम अपने सब्सक्राइबर का बहुत मान रखते हैं। हमारे सब्सक्राइबर हमसे जो कहते हैं जहाँ तक हो सकता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी बात मान ली जाए। इसीलिए ये जो सच्ची कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। यदि आपके पास भी कोई इस प्रकार की कहानी हो तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी को भी अपने चैनल पर इसी प्रकार से सुना सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरी सुनिएगा, क्योंकि जो घटना इस देवर ने अपनी भाभी के साथ की है वो कोई भी किसी के साथ कर सकता है दोस्तों, क्योंकि समाज में आजकल इस प्रकार के अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए आपको ये कहानी पूरी देख लेनी चाहिए, क्योंकि कौन कब रिश्ता कलंकित कर दे यह कोई नहीं जानता। जब इस लड़के ने अपने भैया और भाभी को संबंध स्थापित करते हुए देख लिया तो इसने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और उस मोबाइल से वीडियो बनाने लगा। दोस्तों उधर भैया और भाभी एक दूसरे के साथ जो उनके बीच चल रहा था वैसे ही लागू रहा, चालू रहा। वीडियो बनाने के बाद जब इसने देखा कि ये दोनों लोग अब अलग हो रहे हैं तो तुरंत वहां से हट गया। दोस्तों अब वीडियो देवर के फोन में सेव हो चुका था और उसके मन में उसी प्रकार के ख्याल आ गए थे। दोस्तों वो दोबारा अपने कमरे में गया और पूरी रात उसी वीडियो को देखता रहा और यही सोचता रहा कि किसी भी तरह से अब भाभी को अपने अंडर में लेना ही लेना है। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से। भोपाल में रहने वाले मोहित कुमार के घर में शादी थी, तो शादी में उन्होंने अपने बहुत सारे रिश्तेदार व जानने वाले अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया था। शादी का प्रोग्राम निपट चुका था, लेकिन घर में कुछ ही मेहमान बचे हुए थे। इसी शादी में तहेरा भाई भी आया हुआ था, जो कि एकदम जवान लड़का था। शादी निपट जाने के कई दिन बाद भी घर पे ही रुका हुआ था। सगा रिश्तेदार था तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सबको लगा था शादी में आया है, कुछ दिन रुकेगा, घूमेगा फिरेगा, चला जाएगा। लेकिन मोहित को क्या पता था आने वाले समय में यही लड़का इसके जीवन में एक नया उथल पुथल लेकर आएगा। अब उस रात इसने इन दोनों की वीडियो बना ली थी और जब अगले दिन मोहित काम पर गया तो यह मोहित की पत्नी के पास पहुंचा और बोला, भाभी कल रात मैंने आपको और भैया को देख लिया था। ये सुनकर भाभी चौंक गई और बोली, क्या देख लिया था? लड़के ने तुरंत बात घुमा दी और बोला, मैंने आपसे किसी काम को कहा था और आपने उस काम को मना कर दिया, इसलिए मैंने आप लोगों को देख लिया। आप लोग किसी काम के नहीं हो। अभी ये लड़का पूरी बात खुलकर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये भी अपने दिल में डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो भाभी नाराज हो जाएं। फिर धीरे धीरे इसने अपनी भाभी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। रिश्ता देवर और भाभी का था तो भाभी भी बुरा नहीं मानती थी। ये हर प्रकार की हंसी मजाक, डबल मीनिंग मजाक भी अपनी भाभी के साथ करने लगा। एक दिन दोपहर में दोनों देवर भाभी बैठे हुए थे, तभी यह कहने लगा, भाभी आप बहुत ही सुंदर हो। उसकी भाभी बोली, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे भैया तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तभी ये लड़का बोला, ऐसा नहीं है भाभी, आप बहुत ही सुंदर हो। अगर भैया की जगह मैं होता तो आपको एक रानी बनाकर अपने दिल की महारानी बनाकर रखता। ये सुनकर भाभी हंसने लगी और बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो। लड़का कहने लगा, नहीं नहीं भाभी ऐसा नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप सच में मुझे बहुत पसंद हो। ये सुनकर भाभी थोड़ी हड़बड़ा गई,
लेकिन बोली कुछ नहीं और तुरंत उठकर वहाँ से जाने लगी। जैसे ही वो जाने को हुई, लड़के ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी कहीं मत जाइए, आप यहीं बैठिए, मुझे अभी आपसे कुछ और भी बात करनी है। लड़का कहने लगा, भाभी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यही सब बात करते करते उसने अपनी भाभी को प्रपोज कर दिया। भाभी लड़के का प्रपोजल सुनकर काफी आश्चर्य में थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में भी कुछ उथल पुथल हो रही थी और चेहरे पर कुछ मुस्कुराने वाले भाव आ चुके थे। लेकिन वह बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? लड़का कहने लगा, भाभी मैं आपसे सच में प्यार करता हूँ, आप इस चीज का यकीन करें या ना करें, मेरे दिल की जो भावनाएं थी वो मैंने आपके सामने व्यक्त कर दी है। फिर वह कहने लगा, भाभी उस दिन रात में आप दोनों लोग संबंध स्थापित कर रहे थे और मैंने आपको देख लिया था, तब से तो मैं आपका और भी ज्यादा दीवाना हो गया हूँ। ये सुनकर भाभी और भी ज्यादा आश्चर्य में आ गई और उन्होंने उससे कहा, क्या तुम पागल हो? इस तरह की हरकत कर रहे हो? इस तरह की हरकतें शोभा देती हैं क्या? लड़का कहने लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अचानक से वहाँ पर पहुँच गया और देखा आपके कमरे का दरवाजा खुला था। जब मैंने अंदर देखा तो आप दोनों लोग संबंध स्थापित कर रहे थे, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, वहीं खड़े खड़े आप दोनों लोगों को देखने लगा। भाभी कहने लगी, अगर तुमने हम दोनों लोगों को देख लिया था तो तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए था। लड़का कहने लगा, भाभी आप इतनी सुंदर लग रही थी कि आप पे से निगाह ही नहीं हटी, इसीलिए मैंने आपका वीडियो भी बना लिया। वीडियो का नाम सुनकर भाभी काफी गुस्से में आ गई और बोली, तुम्हें इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, अब ये बात मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। लड़का भाभी से रिक्वेस्ट करने लगा और बोला, भाभी ऐसा मत करना, लेकिन आप एक बार देख तो लो कि आप उस दिन कितनी प्यारी लग रही थी। उसने अपना फोन निकाला और भाभी को उनकी वीडियो दिखाने लगा, जिस वीडियो में वे दोनों पति पत्नी संबंध स्थापित कर रहे थे। वीडियो देखकर भाभी अपने कमरे में चली गई और उसके बाद जब शाम हुई, उसका पति आया तो उन दोनों लोगों ने खाना खाया और अपने कमरे में लेट गए। जब आधी रात होने को आई तो ये दोनों पति पत्नी फिर से संबंध स्थापित करने लगे और जो देवर था वो वहीं दरवाजे के पास जाकर सबको छुप कर देखने लगा। अब की बार भाभी को भी पता था कि उनका देवर उनको छुप कर देख रहा है, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। अब ये रात गुजर गई, अगला दिन आया तो फिर भाभी बोली, देवर जी कल रात मैंने आपको देख लिया था। देवर बोला, भाभी आपने देख लिया था, उसके बाद भी आप रुकी क्यों नहीं? वो बोली, ये बात तुम नहीं समझ सकते। अब देवर भी जवान था तो वो समझ क्यों नहीं सकता था, वो तो सब कुछ समझ सकता था, लेकिन वो चुप रहा और खामोशी से उनकी बात को सुनने लगा। फिर भाभी बोली, अब तुम आज के बाद इस तरह की हरकत मत करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन देवर के मन में तो ख्याल आ ही चुके थे, उसको तो किसी भी तरह से उन दोनों को देखना ही देखना था। इधर भाभी को भी पता था, मैं चाहे कुछ भी कह लूं, अब ये लड़का छुप छुप कर देखेगा ही देखेगा। जब अगली रात आई, दोनों पति पत्नी एक साथ थे तो वह देवर फिर से छुप कर देख रहा था और भाभी भी इस बार लगातार अपने देवर को देख रही थी और देवर भी लगातार भाभी को टकटकी लगाकर छुप छुप कर देखे जा रहा था। अगले दिन जब उसका पति काम पर गया तो देवर ने कहा, भाभी क्या ये सुख आप मुझे भी दे सकती हैं? पहले तो भाभी मना करने लगी, लेकिन धीरे धीरे मान गई और दोनों देवर भाभी के बीच संबंध स्थापित हो गए। दोस्तों, अब पति काम पर चला जाता था और ये दोनों देवर भाभी मिलकर पूरे दिन रंगरलियां मनाते थे। घर में इसी प्रकार का पूरे दिन कृत्य होता रहता था। अब नया नया लड़का मिला था, दोनों लोग एक दूसरे से नए नए मिले थे तो दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार भी होने लगा था। एक दिन जब ये दोनों देवर भाभी मिलकर संबंध स्थापित कर रहे थे, तभी अचानक से इसका पति आ गया और इन दोनों लोगों को संबंध स्थापित करते हुए देख लिया। जब उसने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो वह बहुत नाराज हुआ और लड़ाई करने लगा, गाली गलौज करने लगा। दोनों भाइयों के बीच में जमकर हाथापाई हुई, जिसमें कि छोटे भाई के सिर में चोट भी लग गई। तभी मोहित उससे कहने लगा कि अब तू अपने घर चला जा, मेरे घर पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और उसने
अपनी पत्नी को भी बहुत डांटा। उसकी पत्नी भी उससे माफी मांगने लगी थी। उसके कदमों में गिरकर, उसके पैरों में गिरकर हर तरह से गिड़गिड़ाकर माफी मांग रही थी। तो मोहित कुमार ने भी सोचा, चलो पहला मौका है, पहली गलती है, इसको माफ कर देते हैं, अगला चांस देते हैं, ताकि सुधरने का मौका सबको देना चाहिए। ये सोचकर मोहित कुमार ने अपनी पत्नी को माफ कर दिया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, किसी की भी इस प्रकार की आदत यदि पड़ जाए तो वह अपनी इस आदत से मजबूर हो जाता है। इसीलिए मोहित कुमार की पत्नी भी अब अपने देवर के लिए तड़प रही थी। कुछ दिन तक तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन ज्यादा दिन तक वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने अपने देवर को फोन किया और अपने घर बुला लिया। रात में चुपके से उसका देवर आया और इन दोनों ने आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित किए और वह देवर चला गया। अब ये चोरी चुपके वाला खेल शुरू हो चुका था, लेकिन चोरी कितनी भी सफाई से करो, एक न एक दिन पकड़ी ही जाती है। एक दिन रात में मोहित की आंख खुल गई तो ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे थे। ये देखकर मोहित ने अब की बार बहुत ही ज्यादा कलेश किया, गाली गलौज किया। अब वो जो मोहित का तहेरा भाई था वो भी बहुत गुस्से में आ गया और उसने मोहित पर एक धारदार हथियार से काफी प्रहार किए, जिसकी वजह से मोहित की मृत्यु हो गई। मोहित की मृत्यु हो गई, लेकिन मोहित की पत्नी ने मोहित की मृत्यु के बाद अपने पति की मृत्यु का गम मनाने की जगह अपने देवर का साथ दिया और अपने देवर से कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, बाकी का मैटर मैं खुद संभाल लूंगी। जैसे ही उसका देवर घर से निकल गया, उसके कुछ देर बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। सभी लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई। वो उस समय कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप रोती ही रही। पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर पूछा तो उसने पुलिस को बताया कि मेरा पड़ोसी जिसका नाम राधे श्याम है, वह रात में मेरे घर पर आया था और उसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति का कत्ल किया है। अब राधे श्याम जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको कड़ी सख्ती के साथ पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, तो वो अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे थे। पुलिस उन पर लगातार सख्ती बरत रही थी। इधर उनका बेटा जिसका नाम मनोज था, वो अपने पिता के लिए बहुत परेशान हो रहा था। दोस्तों, ये वही मनोज हैं जिन्होंने यह कहानी हमें भेजी है। इस कहानी में इन्होंने अपने पिता के साथ बीती हुई पूरी घटना का वर्णन हमारे साथ किया है और वही कहानी हम आपको सुना रहे हैं। राधे श्याम जी को पुलिस टॉर्चर कर रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया था, इसलिए वो अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। उनका बेटा मनोज इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। अपने पिता की ऐसी हालत और झूठे केस में फंसे होने के कारण मनोज कुमार बहुत परेशान थे। पुलिस ने अपनी हर तरह से सख्ती आजमा ली, अपना हर तरीका आजमा लिया, लेकिन राधे श्याम जी ने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। जब इतनी सख्ती के बाद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला तो पुलिस को भी लगने लगा कि हो सकता है इस आदमी ने कुछ ना किया हो और जो औरत ने गवाही दी है वह गवाही झूठी हो। पुलिस अब तक उस महिला की गवाही को लेकर सीधे राधे श्याम जी को उठाकर ले आई थी। अभी तक किसी भी प्रकार का सीसीटीवी कैमरा या कॉल डिटेल नहीं निकाली गई थी, क्योंकि गवाही के आधार पर पुलिस ने सीधे राधे श्याम जी को गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस की नजरों में वही असली मुजरिम था। इतनी सख्ती होने के बाद भी जब बंदा नहीं पिघला, नहीं टूटा, तो पुलिस ने अपना नजरिया बदला और केस को नए तरीके से समझना शुरू किया। अगले दिन से पुलिस ने उस एरिया में लगे सारे सीसीटीवी कैमरा खंगाले और मोहित की पत्नी की कॉल डिटेल निकाली। जब मोहित की पत्नी की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें एक नंबर पर सबसे ज्यादा बार बात होती हुई पाई गई। ये नंबर किसी और का नहीं, उसी देवर का था जिससे वो लगातार बात करती थी, अपने घर पर बुलाया करती थी। पुलिस ने जब दोनों लोगों की लोकेशन मैच कराई तो कई बार इन दोनों की लोकेशन रात में काफी देर तक एक साथ एक ही घर में मौजूद पाई गई और वो घर था मोहित कुमार का घर। पुलिस
दोनों लोगों को गिरफ्तार करके थाने लेकर आई और जब थाने में इन लोगों से पूछताछ की गई तो ये लोग पुलिस को काफी घुमाने लगे और वह औरत कहने लगी, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति को राधे श्याम जी ने मारा है, तो फिर आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस तो पुलिस होती है। पुलिस ने जब अपने तरीके से अपनी सख्ती से पूछताछ की तो इन दोनों ने मुंह खोलना शुरू किया और सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयान कर दी। अब सारा केस शीशे की तरह साफ हो चुका था। राधे श्याम जी को पुलिस ने छोड़ दिया। राधे श्याम जी अपने घर आ गए। उनका बेटा मनोज उनके घर आने पर बहुत खुश हुआ। दोस्तों, एक सिर्फ झूठी गवाही के खातिर राधे श्याम जी को उम्र कैद हो सकती थी। दोस्तों, ये कहानी मनोज कुमार जी ने हमें भेजी थी। यदि आपके पास ऐसी कहानी है, आप भी हमें भेज सकते हैं। दोस्त, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है। समाज को जागरूक करके यह बताना है कि समाज में किस प्रकार के अपराध आज भी हो रहे हैं। कहानी का उद्देश्य सिर्फ समाज को एक शैक्षिक संदेश और सामाजिक जानकारी देना है। दोस्तों, इस कहानी के पात्रों के नाम हमने बदल दिए हैं, जो कि हमसे मनोज कुमार जी ने ही स्वयं कहा था। आप ये कहानी कौन से शहर से देख रहे थे? अपने शहर का नाम व अपना नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपका नाम अपनी अगली वीडियो में जरूर लेंगे। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।